हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बेस सर में दोस्तों। और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हम लोग के लिए। और दोस्तों ये चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ये जो चैप्टर दोस्तों ना कि क्लास 10th 11th एंड 12th बल्कि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, हम लोग के जो जो आवर्त है, ठीक ना, आवर्त का अध्ययन अपने आप में एक केमिस्ट्री का कंप्लीटनेस की फीलिंग देता है। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हम लोग का जो केमिस्ट्री का काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लोग के डाउट्स हैं, वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को जानने से पहले हम लोग को जानना होता है कि तत्व क्या है, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग है ना पढ़े छोटे क्लासों में। तो इसलिए मैंने कहा कि जो पीछे क्लासों में लोग पढ़ के आ रहे हैं, जो आगे अभी क्लासों में पढ़ने हैं, जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हम लोग को लिखने हैं, है ना, जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है आज का। ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जो है कि करेंगे। ठीक है, और जो चैप्टर हम लोग का है तत्वों का वर्गीकरण, आज उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका एक कंटिन्यूअस जो है लेक्चर हम लोग का चलेगा आज से। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी है आप लोग पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग तत्वों का वर्गीकरण को। ठीक है, बिल्कुल हम इसको एक बहुत ही रिपीटिंग क्लास की तरह से थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में ले खेलेंगे। फिर हम लोग का जो इसका सेकंड क्लास से हम लोग का क्या है, बिल्कुल डीप चलेगा यहाँ से, क्योंकि जो इसका फर्स्ट क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं, इसमें आपकी जो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी छोटे क्लासों में आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल एक रिवीजन के तौर पे देखेंगे हम लोग इसको, और जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको केवल हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं तत्व से दोस्तों, है ना। पदार्थ से, तत्व से पदार्थ के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपका जो तत्व है वो भी क्या है, एक प्रकार के पदार्थ ही हैं। तत्व क्या है, पदार्थ ही है। पदार्थ का निर्माण क्या है, तत्वों से ही हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग किसको तत्व कह रहे हैं, तो उसकी सिंपल डिफिनेशन आपके किताब में लिख रखा है कि जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए जो आपके पदार्थ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, तत्व कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो आपका जो मूल पदार्थ होता है दोस्तों, ठीक है, उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ क्या चीज़, जो मूल पदार्थ हम लोग का है उस मूल पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, तत्व बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो समान प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तत्व बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तत्वों की जब बात होती है तो स्टार्टिंग में जानते हैं दोस्तों, जो मनुष्य है वो क्या है, खोजी प्रवृत्ति का, है ना, प्राणी है। ठीक है, जिज्ञासाएं कभी शांत होने वाली नहीं है मानव की। ठीक है, ये अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के अन्वेषण विश्लेषण जो है ये करता रहता है। ठीक है, और अपना जो फिजिकल हम लोग का लाइफ है उस फिजिकल लाइफ को और इजी करने की कोशिश में ये शुरू से ही लगा हुआ है ना। तो आपने शुरू से ही आदिमानव काल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की आग की खोज, है ना, हथियारों की खोज से लेकर के तमाम चीज़ें आपका जो है अपने पहिए की खोज सुविधाओं के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है खोज करता रहा है। ठीक है, और ये जिज्ञासाएं हैं कि शांत होने का नाम ले रही हैं। और हम लोग का नेचर के अंदर इतनी चीज़ें छिपी हुई हैं, इतने सीक्रेट्स हैं नेचर के अंदर। ठीक है, कि पीढ़ियां ख़त्म होती चली जा रही हैं, लेकिन सीक्रेट्स जो नेचर का है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो हम लोग जितने डिस्कवरी करते जा रहे हैं, ठीक है, वो तो आप जो हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर पे क्या है, वो एक तरह से बोझ बनता चला जा रहा है ना। उनको लर्न करना, उनको समझना, उनको लिखना, है ना, हम लोग के लिए क्या है, कठिन होता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो पढ़ते जाते हैं तो एक एक पेज क्या हम लोग के सर पे बोझ बढ़ता चला जाता है। जब हम तैयार करते जाते हैं उस चैप्टर को तो एक एक पेज का बोझ क्या है, उतरता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनकी धीमे धीमे खोज शुरू हुई तो एलिमेंट्स का नंबर क्या है, बहुत ही कम था। ठीक है, लगभग 1800 ईस्वी में हम लोग के पास लगभग क्या है, केवल 33 एलिमेंट्स नोन थे, ज्ञात थे, उनकी खोज हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो आप शुरू कब से 18वीं शताब्दी से शुरू कर रहे हो। ठीक है, 18वीं शताब्दी जो चल रही थी इसको बल्कि हम बोलेंगे 18वीं पूरी हो गई तो 19वीं शताब्दी, है ना। तो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो है हम लोग के पास केवल जो है कितने एलिमेंट्स थे हम लोग के पास,
कह ले तो 33 तत्व ज्ञात थे। 1800 ईस्वी में लगभग क्या है 33 तत्व क्या है ज्ञात थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे क्या है खोज होती रही, खोज क्या है होती रही और तत्वों की संख्या क्या है धीमे धीमे बढ़ती रही, ठीक है दोस्तों। तो इन तत्वों की जब संख्या बढ़ती गई तो तत्व को केवल खोजा किस लिए गया था, हम लोग अपने सुविधाओं के लिए और अन्य प्रकार के पदार्थों के निर्माण के लिए, अन्य प्रकार के जो है यौगिकों के निर्माण के लिए तत्वों को खोजा गया, ठीक है। और उन तत्वों से जो आपके जो तत्व थे, उन तत्व के जो गुण थे, तत्वों के जो गुण थे और जो उनके यौगिक थे, तत्वों के गुण उनके जो क्या थे यौगिक थे, उनको प्राप्त करने के तरीके थे, उनसे बनने वाले जो और यौगिक है उनके जो गुण थे, ठीक है। उन गुणों का जो है, ठीक है, इन लोगों का तत्वों के गुणों का, उनसे बनने वाले यौगिकों का जो सरल और क्रमबद्ध अध्ययन की जरूरत थी। क्रमबद्ध क्या चीज़ अध्ययन की जरूरत थी, ठीक है। अब उनका सरल क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए हमें उन तत्वों के बीच में समानताएं खोजना शुरू किया हम लोगों ने कि उन तत्वों के बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं, और उन समानताओं के आधार पे हमने क्या किया उनका समूहन करना शुरू कर दिया और उन समूहों के रूप में क्या किया वर्गीकृत करना शुरू किया, ठीक है। तो सरल क्रमबद्ध अध्ययन के लिए क्या किया, आपके जो तत्व थे तत्वों के गुणों में समानता है ना, समानता के आधार पर क्या किया गया, आधार पर उनका समूहन किया गया, उनका क्या किया गया समूहन किया गया, ठीक है। तत्वों की समानता के आधार पर क्या किया गया उनका समूहन किया गया, ठीक है। उनको वर्गों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। तो उनको जो समूह में बांटने के लिए क्या जरूरत है हम लोग को उनकी समानताओं का अध्ययन करना। असमानताओं को अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एक एक के साथ क्या करना पड़ेगा कंपेरिजन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका तत्वों को सही रूप से सरल रूप से क्रमबद्ध अध्ययन के लिए, ठीक ना, आवश्यक था कि क्या किया जाए उनको वर्गीकृत किया गया। क्या किया जाए वर्गीकृत किया जाए, ठीक है। इसके लिए आवश्यक था, ठीक है, सरल क्रमबद्ध अध्ययन के लिए क्या था कि उनको वर्गीकृत किया जाए, उनके गुणों में क्या किया जाए समानताएं खोजी जाए दोस्तों। तो इन्हीं समानताओं को खोजने के क्रम में सबसे पहले आपने क्या किया, जो तत्व थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। किसमें आपका धातु और क्या चीज़ था अधातु। धातु और अधातु में सबसे पहले क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। तत्वों को सबसे पहले किसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लेकिन कुछ समय बाद जो है कुछ ऐसे भी तत्व मिले, कुछ ऐसे तत्व खोजे गए जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण थे, दोनों के क्या थे गुण थे। तो ये जो डिवीजन था, ये जो वर्गीकरण था तत्वों का धातु और अधातु में, वो क्या हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें क्या है एक तीसरा वाला भी आ गया जिसमें धातु और अधातु क्या है दोनों आए हुए थे, ठीक है। तो ये आपका जो तत्वों के वर्गीकरण का जो क्रम था पहले से चला रहा था, ठीक है। इसी क्रम में आपका जो 1800 ईस्वी में जो 33 तत्व ज्ञात थे, ठीक है, 1869 में जो है लगभग क्या है उनकी संख्या बढ़ के क्या हो गई 57 हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है लगातार तत्व बढ़ते चले गए, ठीक है। तो उनके वर्गीकरण के लिए सबसे पहले जो आए थे प्राउड जी आए थे। प्राउड की संकल्पना, प्राउड ने अपनी एक संकल्पना दी, ठीक है, 1815 ईस्वी लगभग, ठीक है, 1815 ईस्वी में, ठीक ना। आपका जो प्राउड जी आए उन्होंने क्या किया एक संकल्पना दी तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक सैद्धांतिक जो वर्गीकरण आया नाम के आधार पे, तो वो किसका था प्राउड जी का था। प्राउड की संकल्पना कहते हैं उसको हम लोग, प्राउड की
संकल्पना कहते हैं। कब ये दिए थे? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में इन्होंने दिया था प्राउड की संकल्पना। इस संकल्पना में क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो तत्व होते हैं, ठीक ना, सभी तत्व किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु से बनते हैं। इनकी संकल्पना क्या थी? कल्पना समझते ही हैं, जो तथ्यों से परे होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कल्पना बोलते हैं। जो हम लोग इमेजिनेशन होती है। तो उन्होंने इमेजिन किया कि जो सभी तत्व हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। सभी तत्व जो हैं हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या होते हैं? बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अभी ये जो संकल्पना है काफ़ी दिन तक चल नहीं पाई, क्योंकि कुछ समय बाद कुछ ऐसे तत्व खोजे गए जिनके परमाणु भार क्या है? पूर्णांक रूप में नहीं थे, ठीक ना। कुछ समय बाद जो क्या हुआ, मालूम चला कि सभी तत्वों के, ठीक है, परंतु लगा देता हूं मैं, परंतु सभी तत्वों के परमाणु भार जो थे, परमाणु भार वो क्या थे? पूर्णांक के रूप में नहीं थे। पूर्णांक के रूप में नहीं थे, जिसकी वजह से इस संकल्पना का क्या हो गया? अंत हो गया कि सभी तत्व क्या है? उनके जो है कि हाइड्रोजन परमाणु से बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने हाइड्रोजन परमाणुओं से बना हुआ मान करके उनके पारस्परिक संबंधों का आधार क्या किया था? परमाणु भार बनाया था, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि सभी तत्व क्या है? हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं, एवं जो है उनके गुण जो है परमाणु भार पर आधारित होते हैं। परमाणु भार पर आधारित होते हैं। लेकिन ये जो संकल्पना जो गलत हुई, तो क्या हो गया? इनका जो है वो वर्गीकरण क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। उस अध्ययन को आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। वहीं पे क्या हो गया? ये रुक गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी संकल्पना आती है निकल करके, ठीक है दोस्तों, प्राउड के बाद जो आपने पढ़ा होगा डोबेराइनर, है ना, डोबेराइनर जी आए। प्राउड के बाद कौन आए? डोबेराइनर। दूसरा क्या हो गया? डोबेराइनर, ठीक है। डोबेराइनर जी आए, ठीक है। इनका जो आगमन था 1829 में। कब? 1829 ईस्वी में लगभग था, ठीक है। उन्होंने एक त्रिक बनाया, ठीक है। तो उसी की बेस से बोलते हैं डोबेराइनर त्रिक, है ना, डोबेराइनर त्रिक। इन्होंने क्या किया? तीन तत्वों का क्या किया? समूह बनाया। तीन तत्वों का समूह बनाया और कहा कि जो तीन तत्व हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तीन तत्वों का हम लोग त्रिक बना सकते हैं, जिसमें क्या है? दो किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का जो योग है, उस योग का जो औसत निकल के आएगा वो क्या होगा? बीच वाले जो तत्व है उसके आपके जो परमाणु भार है उसके बराबर होगा। जैसे लिथियम का कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है? 39। अगर 7 और 39 को जोड़ दें और दो तत्व लिए हैं, 2 से क्या करें? भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा? ये 46/2 काटेंगे, कितना आएगा? 23 आ जाएगा। तो सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था? त्रिक बनाया था। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी देख सकते हैं आप, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं डोबेराइनर त्रिक। लेकिन सभी तत्वों पर ये त्रिक क्या है? लागू नहीं हुआ, और ये भी वर्गीकरण क्या हो गया? फेल रहा, है ना। इसको भी क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया इसको, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा जो वर्गीकरण का जो प्रयास था डोबेराइनर ने किया था, ठीक है, तीन तत्वों का त्रिक बना करके, लेकिन वो भी त्रिक क्या है? वो सफल नहीं रहा, क्योंकि सभी तत्वों का त्रिक बनाना संभव नहीं था, नहीं बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपका ड्यूमा जी आए थे, ठीक है। ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, है ना। तो ड्यूमा जी ने क्या किया? एक सजातीय श्रेणी का निर्माण किया और बताया कि जो तत्वों का हम ऐसे क्रम में विकसित कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें उनके परमाणु भारों में जो है एक सजातीय श्रेणी निर्मित होती है, सजातीय श्रेणी का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी आपका वर्गीकरण क्या है? सफल नहीं रहा। उसके बाद जो आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, ठीक है। ये जो था थोड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसने एक क्रांति लाई वर्गीकरण के क्षेत्र में, और इसी के आधार पे जो है
आपका वर्गीकरण को आगे बढ़ाया मेनलिफ ने। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं न्यूलैंड का जो था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम, ये जो नियम था हम लोग का 1863 में लगभग आया था। कब? 1863 ईस्वी में नियम आया था हम लोग का, न्यूलैंड जी ने इसको दिया था। तो न्यूलैंड जी ने बताया कि जो आपके तत्व होते हैं, ठीक है, अगर उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो 8वां तत्व होता है वह प्रत्येक 8वां तत्व क्या है, अपने पहले तत्व के गुणों से क्या करता है, समानता दिखाता है। ठीक है, प्रत्येक 8वां तत्व क्या है, अपने पहले तत्व के गुणों से क्या दिखाता है, समानता दिखाता है। ठीक है, इसी को उन्होंने कहा था अष्टक का नियम। अष्टक का नियम जैसे मान लीजिए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपके हो जाए। उसके बाद आपका सोडियम का नंबर आता है। तो सोडियम जो है लिथियम जहाँ से शुरू किए थे, लिथियम से हम लोगों ने, लिथियम से क्या दिखाता है, समानता दिखाता है ना। तो आपका लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है सोडियम। तो सोडियम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां जो तत्व है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में किसका नंबर आता है, सोडियम का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय जो है निष्क्रिय तत्व ज्ञात नहीं थे। ठीक है, तो इसमें से आपका नियान, यहाँ पे नियान होना चाहिए था, नियान यहाँ से क्या है, गायब है यहाँ से। ठीक है, इसका 9 10 11 है ना। ठीक है, तो ये क्या था, उसमें ज्ञात नहीं था। तो सोडियम जो था 8वां तत्व, वो क्या है, लिथियम के समान गुण दिखाता था, है ना, लिथियम के समान गुण दिखाता था। ठीक है, और ऐसे ही सोडियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम था। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, बेरिलियम के समान दिखाता था, है ना। एल्युमिनियम क्या है, बोरान के समान दिखाता था, है ना। सल्फर क्या था, है ना, आपका जो सिलिकॉन था वो क्या है, कार्बन के समान दिखाता था। फास्फोरस नाइट्रोजन से, है ना। सल्फर किससे, ऑक्सीजन से। क्लोरीन किससे, फ्लोरीन से, क्या है, समानता दिखाता था। तो ये आपका जो 8वां तत्व है वो क्या है, पहले तत्व से क्या दिखाता था, समानता दिखाता था। उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, अष्टक का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे संगीत के स्वरों के आधार पर बताया गया था कि जैसे संगीत का जो 8वां स्वर है क्या है, पहले स्वर की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, उसी प्रकार से 8वां तत्व क्या है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो जो 8वां तत्व आएगा वो क्या होगा, पहले तत्व से क्या है, समानता प्रदर्शित करेगा दोस्तों। इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद आपका जो है लोथर मेयर वक्र आया था, लोथर मेयर वक्र 1869 में। ठीक है ना, 1869 में। अब देखिए हम लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं कहाँ पे, ये आपका लोथर मेयर वक्र की बात हो रही है। लोथर मेयर वक्र कब, 1869 ईस्वी में जो है इसको बनाया किसने, लोथर मेयर ने बनाया। ठीक है, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से चल रहे थे। ठीक है, तो ग्राफ में जो पीक पॉइंट थे, जहाँ जहाँ ये पीक पॉइंट था वहाँ पे क्या थी, क्षारीय धातुएं आ रही थी, क्षारीय धातुएं आ रही थी। क्षारीय धातुएं जो सक्रिय थी, जो क्रियाशील थी, जो क्रियाशील धातुएं थी वो कहाँ थी, बिल्कुल पीक पे आ रही थी दोस्तों। ठीक है, एक जो ग्राफ बनाया था उसने परमाणु भार और आयतन के बीच में, परमाणु भार और आयतन के बीच में, तो क्षारीय धातुएं कहाँ आ रही थी, पीक पे आ रही थी। ठीक है, और बिल्कुल जो आपकी जो क्षारीय मृदा धातुएं थी, ठीक है, वह क्या है, जब ग्राफ डाउन आ रहा था तो क्या है, यहाँ पे क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं ग्राफ के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जब देखा गया था, चढ़ते समय देखा जा रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है, ये डाउन आ रहा है, ये क्या है, अप जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपके जो बिल्कुल जो हैलोजन थे, है ना, यहाँ पे जैसे ग्राफ ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे क्या है, हैलोजन। तो चढ़ते समय क्या है, आरोही क्रम, आरोही पथ पे, आरोही वक्र पर कौन था, हैलोजन थे। आरोही वक्र पर कौन थे, हैलोजन थे। और सबसे ऊपर कौन थे, क्षारीय धातु या फिर जो सक्रिय धातु हम लोग कहते थे। ठीक ना, और जो ये क्षारीय मृदा धातु थी ये कहाँ थी, अवरोही पथ पे, अवरोही वक्र पे थी। ये कौन, क्षारीय मृदा धातुएं थी। ठीक है, आप बिल्कुल जो है शून्य समूह के तत्व क्या है, बिल्कुल उनके बेस में आ रहे थे, बिल्कुल नीचे आ रहे थे। शून्य समूह के तत्व क्या है, बिल्कुल बेस में मिल रहे थे हम लोग को। ठीक है, तो ये आपका किसका था,
लोथर-मेयर का वक्र था दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये भी आपका जो है सभी तत्वों को इस वक्र पे दिखाना पॉसिबल नहीं था, सभी तत्व इस वक्र के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तब ये इसके बाद जो है जो क्रांति आई जिसकी बात मैं कर रहा था, आ गए कौन, मेंडलीफ जी आए और उन्होंने जितने भी नियम पीछे दिए गए थे उन सभी नियमों का क्या किया, अध्ययन किया और तत्वों के जो परमाणु भार हैं, तत्वों के जो गुण थे उनसे संबंधित करके क्या है अध्ययन किया। और उन्होंने क्या है 1869 ईस्वी में एक आवर्ती नियम बनाया, एक आवर्ती नियम बनाया। और उस नियम के बनाने के समय मेंडलीफ के टाइम पे केवल 1869 में 57 तत्व ही ज्ञात थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने उतने कम तत्वों के अंदर जो है एक विशिष्ट गुण को खोज निकाला कि जो तत्वों के आपके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों, जो कि न्यूलन के अष्टक नियम में चर्चा की गई थी कि हर 8वां तत्व क्या है, पहले तत्व के गुण को पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने क्या दिया, आवर्ती नियम दिया, ठीक है। 1869 में किसने, मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने अपना जो है आवर्ती नियम दिया, आवर्ती नियम जो है दिया, ठीक है। और 1871 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1871 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उन तत्वों को एक समूह में वर्गीकृत किया, ठीक है। और उस जो वर्गीकरण था उनका समूहीकरण था उसको बोलते हैं लोग क्या चीज़, आवर्त सारणी, ठीक है। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं, मूल आवर्त सारणी, ठीक है। तो आवर्त सारणी कब दिया, 1871 में दे दिया। अब नियम कब उसने बनाया आपका, 1869 में। तो देख रहे हैं 2 साल का टाइम लग गया उनको तत्वों को बिल्कुल सहेजने में, उनके गुणों की व्याख्या करने, गुणों को एक दूसरे से जो समानता थी उसको खोजने में, है ना। तो 1869 से 1871 में क्या किया उन्होंने, अपना आवर्त सारणी बनाया जिसे बोलते हैं लोग मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। दोस्तों मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी बनी, ठीक है, वहीं से हम लोग की स्टडी शुरू होगी, ठीक है। ये तो अभी हम लोग का एक तरह से कह लें तो इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री कर लीजिए, उसको इंट्रोड्यूस किया मैंने कि किस प्रकार से अब तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम लोग का जो मेन क्लास है अब स्टार्ट होगा यहाँ से मेंडलीफ की आवर्त सारणी से दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडलीफ की आवर्त सारणी के साथ और जो उसने वर्गीकरण किया उसको विस्तृत अध्ययन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।